चैप्टर 6 ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति पृष्ठभूमि विभिन्न चरण सामाजिक चरण 1 में 1757 से 1813 तक है हस्तक्षेप की नीति। चरण 2 में 1813 से 58 सक्रिय हस्तक्षेप की नीति और 1858 से समाज सुधार के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण और राष्ट्रवादियों के दबाव में सुधार। पृष्ठभूमि क्या है कि राज्य विस्तार एवं आर्थिक प्रशासनिक नियंत्रण के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने भारत की सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। वस्तुतः ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत में आवश्यकता अनुसार समय समय पर अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए कार्य किया गया। जहां आरंभिक समयों में अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, वहीं इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय समाज में सक्रिय हस्तक्षेप सुधारों की नीति। किंतु जब 1857 का विद्रोह हुआ और उसके कारणों में भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप को एक कारण माना गया, तो सामाजिक सुधारों के प्रति सरकार सामाजिक सुधार के प्रति सरकार ने निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। इस तरह सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के तहत अंग्रेजों ने जो सुधार कार्य किया, उसका लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। सुधारों के विभिन्न चरण। प्रथम चरण हस्तक्षेप की नीति। इस दौरान कंपनी ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, क्योंकि हस्तक्षेप से समाज में जन असंतोष पैदा होने का भय था, जो नव स्थापित कंपनी के शासन के हितों के विरुद्ध होता। इसी काल में कंपनी का एक वर्ग भारतीय शिक्षा एवं साहित्य के उपयोगी मानता, जिसमें विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन, विल्किंसन आदि थे। इस दौरान भारतीय ग्रंथों एवं अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसका कारण यह था कि भारतीय समाज और संस्कृति को समझने के लिए भारतीय भाषा और साहित्य का अध्ययन किया जाए और इसके माध्यम से भारतीय शासन पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में की और गीत गोविंद नामक पुस्तक की अंग्रेजी अनुवाद किया, तो विल्किंसन ने भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। दूसरा चरण जो है ना, वो सक्रिय हस्तक्षेप की नीति थी। हस्तक्षेप के पीछे शासकीय दृष्टिकोण। 19वीं सदी में ब्रिटेन में बेंथम एवं मिल का उपयोगितावादी विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी। यह विचारधारा सुधारों पर बल देती थी। यह विचारधारा अधिकतम लोगों को अधिकतम भूख को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने और कानून का निर्माण कर सुधारों को लागू करने पर बल देती थी, ताकि शासन को स्थायित्व मिल सके। इन विचारधारा से प्रेरित होकर कंपनी ने भारत में विभिन्न समाज सुधार कानून बनाया और इसके माध्यम से ब्रिटिश शासन की प्रजा हितैषी छवि स्थापित कर भारत में ब्रिटिश शासन को स्थायित्व देने का प्रयास किया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में हो रहे अतिशय उत्पादन के कारण ब्रिटेन को एक बड़ा बाजार की जरूरत थी, जहां निर्मित वस्तुओं की बिक्री की जा सके। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई और भारत में परंपरागत समाज में हस्तक्षेप कर आंशिक आधुनिकीकरण का प्रयास किया, क्योंकि तभी ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का खरीदार वर्ग निर्मित होगा। तीसरा क्या था कि भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर पश्चिमी शिक्षा और मूल्यों का प्रचार प्रसार किया गया, जिससे कि रक्त और रंग में भारतीय किंतु आचार विचार में रुचि में अंग्रेज तैयार हो सके, अर्थात रुचि ब्रिटिश हितों के अनुरूप हो। साथ ही आधुनिक शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजों के एक सस्ते कलर की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। यही भारतीय शिक्षित वर्ग भारत में ब्रिटिश शासन को न्यायोचित ठहरा सके, लेकिन इसलिए भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय हस्तक्षेप किया गया। अंग्रेजों ने अपने श्वेत नस्ल
श्वेत नस्ल के भाड़ के सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने के लिए भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर सुधारों को बल दिया। वस्तुतः इनका प्रयास था कि वे समाज सुधार में माध्यम से भारतीयों को यह दिखला सके कि अंग्रेज भारत का सभ्य बना रहे हैं, अतः भारत में ब्रिटिश शासन को बने रहना भारतीयों के हित में था। अमेरिकी उपनिवेश आज़ादी होने पर अंग्रेज से उसके सीख लेकर यह नीति बनाई कि यदि भारतीयों का हृदय नहीं जीता गया तो यह उपनिवेश भी हाथ से निकल जाएगा। अतः समाज सुधार के माध्यम से भारतीयों का हृदय जीतने पर बल दिया गया। कंपनी के अधिकारी यह समझ रहे थे कि यदि भारत में शासन का कोई अच्छा चित्र या छवि प्रस्तुत नहीं की गई तो लंदन ने उनके अधिकार पत्र की पुनः स्वीकृति में कठिनाइयाँ आएगी। अतः बेंथम के विचारों को प्रबल समर्थन विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। इसी क्रम में बेंटिक ने कई सुधार किए। बेंटिक के सुधार कार्यक्रम। बेंटिक ने भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक प्रणाली के सुधार हेतु दंड के स्वरूप को मानवीय बनाया और इसके तहत अपराधियों को कोड़े मारने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी यह इसका पहला अच्छा काम था। साथ ही मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का भी गठन किया और विधि का संहिताकरण किया गया और लोगों को कलकत्ता आने जाने में हो रही असुविधा को देखते हुए इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत मीन्स प्रेस की स्वतंत्रता पर बल देते हुए उसे पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया। सती प्रथा निरोधक कानून बनाया और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बल दिया। अपने इस कार्य के संदर्भ में बेंटिक ने बेंथम को पत्र लिखा कि मैं तो नाम का शासन करता हूँ, वास्तविक शासन तो आपका ही, सरकार चलेगी तो आप ही की नीति पर प्रस्तुत है। यह कथन बेंटिक ने सुधार के पीछे उपयोगितावादी विचारधारा की भूमिका को दर्शाता है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति में था। इस तरह बेंटिक के सुधार मूलतः ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों के परिचालक थी। तीसरा चरण जो है वो 1858 से 85 सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण। 1857 के विद्रोह के पश्चात उसके कारणों की समीक्षा करने के क्रम में ब्रिटिश सरकार ने यह माना कि भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप से जन असंतोष बढ़ा है। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सामाजिक मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति का त्याग किया और सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। इस तरह अंग्रेजों ने उपयोगितावादी विचारधारा से प्रेरित मानवीय मुखौटों को भी उतार दिया। चौथा चरण 1885 के बाद 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस क्रमशः आगे बढ़ा। अतः ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति भी राष्ट्रवादियों के दबाव में परिचालित होने लगी। अतः उन्हें अब भारतीय जनता के प्रतिक्रिया का भय नहीं रहा। परिणाम क्या हुआ? सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम। ठीक है, सकारात्मक परिणाम में कहता है कि ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप की नीति ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। इसी क्रम में स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, मानवाधिकार जैसे आधुनिक मूल्य भारतीय समाज में प्रसारित हुआ। नारी मुक्ति की दिशा में अनेक कानून बने और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के क्रम में महिला शिक्षा पर बल दिया गया। फलतः महिलाओं को जागरूकता बढ़ी। ब्रिटिश नीतियों ने एक आधुनिक शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग के उदय को संभव बनाया। इसी वर्ग ने भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नेतृत्व किया तो साथ ही ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की समीक्षा प्रस्तुत की, जिसने अंग्रेजों के शोषणकारी स्वरूप को उजागर किया। नकारात्मक क्या था कि ब्रिटिश शिक्षा नीति से आम भारतीय अशिक्षित रह गया। फलतः भारत में समाज में भाषाई आधार पर श्रेष्ठता और हीनता की भावनाओं का उदय हुआ। वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया, अतः भारत की वैज्ञानिक तकनीक विकास नहीं हुआ।
भारतीय समाज में हस्तक्षेप करते हुए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत सांप्रदायिकता का विकास किया। ब्रिटिश निष्कर्ष क्या निकलता है कि ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी। भारतीयों को जीवन बेहतर बनाना इसका मूल उद्देश्य नहीं था। वस्तुतः सुधार वहीं तक किए जाएं जो ब्रिटिश हितों की पूर्ति के सहायक है। इतना जरूर है कि इन नीतियों के फलस्वरूप अमानवीय प्रथा पर रोक लगाने के लिए कानून का निर्माण हुआ और शिक्षित वर्ग का विकास हुआ। जो भारतीयों पर हो रहे शोषण को पहचान सका और इसके विरुद्ध लोगों को एकजुट कर नेतृत्व प्रदान कर सका। समाज सुधार कार्यक्रम। विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में बंगाल रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा निरोधक कानून बनाया, जिसे सर्वप्रथम बंगाल में तत्पश्चात बम्बई और मद्रास में लागू किया। यह अधिनियम राजा राममोहन राय के प्रयास से बना। 1837 ईस्वी में अधिनियम में दास प्रथा का अंत का प्रावधान बनाया गया और इसी समय भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। आगे चलकर 1843 ईस्वी में गवर्नर जनरल एलन बरो के समय दास प्रथा की समाप्ति हुई। 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लैक्स लॉकी एक्ट धार्मिक लैक्स लोकी एक्ट पारित हुआ, ठीक है, जिसके तहत कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण कर लेता है तो वो अपने पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। वस्तुतः यह अधिनियम ईसाईकरण को प्रोत्साहित कर रहा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित हुआ, जो सती प्रथा निरोधक कानून का तार्किक परिणाम था। वस्तुतः सती प्रथा निरोधक कानून बनने के विधवाओं को सती होना अपराध घोषित किया गया। फलतः समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी और जहां उन्हें सामान्य जीवन जीने की अनुमति नहीं थी और उन्हें पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, अतः इन विधवाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाने की मांग की गई। इस दृष्टि से महिला अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए राजा राममोहन के प्रयास को ईश्वर चंद्र विद्यासागर पूरा किया। 1891 में पांचवा है कि बहराम जी मालाबरी के प्रयासों से न्यूनतम आयु अधिनियम सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत बाल विवाह को प्रोत्साहित किया गया। कौन थे? बहराम जी मालाबारी। अब बाल विवाह के लिए बालिका का न्यूनतम उम्र 12 वर्ष निर्धारित की गई, जो पहले 10 वर्ष थी। तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय अपने समाज का स्वयं सुधार कर सकते हैं, अतः अंग्रेजों को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं था। 1930 ईस्वी में हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा अधिनियम पारित हुआ और जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र की बालिका के विवाह को अवैध घोषित किया गया, ठीक है ना। 1930 में शारदा अधिनियम। समाचार पत्र यह अमृत बाजार पत्रिका है। इसके संस्थापक है मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। भाषा था यह अमृत बाजार पत्रिका जो था बांग्ला में था। वर्ष 1868 ईस्वी में वह इसका प्रकाशन स्थल था कलकत्ता। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ये भी बांग्ला में था। 1859 ईस्वी में कोलकाता में। हिंदू जो था वीर राघवाचारी अंग्रेजी 1878 मद्रास में। केसरी मराठा तिलक मराठी अंग्रेजी 1881 बम्बई में। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी अंग्रेजी 1879 कलकत्ता में। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट अंग्रेजी 1914 बम्बई में। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट हिंदी 1870 संयुक्त प्रांत यूपी से। यंग इंडिया महात्मा गांधी अंग्रेजी 1919 अहमदाबाद से। नवजीवन महात्मा गांधी हिंदी गुजराती 1919 अहमदाबाद से। हरिजन महात्मा गांधी हिंदी गुजराती दोनों में था और 1933 में पुणे से। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू अंग्रेजी में 1919 में पुणे से। उत्तर मांड जुगल किशोर हिंदी 1826 कलकत्ता। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू 1912 कलकत्ता में। अल बिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू 1913 कलकत्ता से। कॉमरेड मोहम्मद अली अंग्रेजी 1913 में कलकत्ता से और हमदर्द मोहम्मद अली जौहर उर्दू
1913 और कोलकाता से हिंदू पेट्रियट हरीशचंद्र मुखर्जी अंग्रेजी 1855 सैन फ्रांसिस्को से। स्वाधीनता संग्राम काल की कुछ कृतियाँ: अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सन्याल, इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, द फिलोसफी ऑफ द बम्बे, भगवती चरण बोहरा, पथेर पंचाली, शरद चंद्र और गीता रहस्य, बाल गंगाधर, नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र, लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष, गीतांजलि गोरा, रविंद्र एसेज ऑन गीता, अरविंद घोष, इंडिया ए नेशन, एनी बेसेंट, नील दर्पण, दीनबंधु, इंडिया एंड रेस्ट, वैलेंटाइन्स, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरती दत्त, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, इंडिया मीन्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित, इंडिया एंड इंडियंस मिशन, अलेक्जेंडर डफ, नेशंस वॉइस, राधा कृष्णन, इंडिया टुडे, रजनी पामदत्त, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बी.डी. सावरकर। ब्रिटिश भारत में गठित रेलवे आयोग में क्या था? थॉमस रॉबर्टसन आयोग, लॉर्ड कर्जन 1902 में, एकवर्थ समिति आयोग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत में गठित अन्य आयोग: फ्रेजर आयोग पुलिस सुधार से था, लॉर्ड कर्जन 1902, हंटर आयोग पंजाब अशांति से था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 ईस्वी में। बटलर आयोग भारतीय रियासतों के साथ संबंध पर, लॉर्ड इरविन 1927। हिटले आयोग श्रम से था, लॉर्ड इरविन 1929। सप्रू आयोग बेरोजगारी से, लॉर्ड विलिंगटन 1935। हेमंड आयोग श्रमिक प्रतिनिधियों को संघीय सभा में लाने हेतु निर्वाचन से, लॉर्ड विलिंगटन 1935। ब्रिटिश भारत में अकाल आयोग: कैंपबेल आयोग गवर्नर जनरल सर जॉन लॉरेंस 1866। स्ट्रेटजी आयोग लॉर्ड लीटन 1880। लॉयल आयोग लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय 1896। मैकडोनाल्ड आयोग लॉर्ड कर्जन 1900 और वुडहेड आयोग लॉर्ड बेबल 1943। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग एनचिंसन आयोग लॉर्ड डफरिन 1886। ईसलिंगटन आयोग लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1912। ली आयोग लॉर्ड रीडिंग 1923। ब्रिटिश भारत में शिक्षा आयोग: चार्ल्स वुड डिस्पैच, मैग्ना कार्टा शिक्षा व्यवस्था का, लॉर्ड डलहौजी 1854। हंटर आयोग लॉर्ड रिपन 1882। रैली आयोग लॉर्ड कर्जन 1902। सैडलर आयोग लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1917। इंचकैम्प लॉर्ड रीडिंग 1923। हार्टंग लॉर्ड इरविन प्राथमिक 1929। लिंडसे आयोग लॉर्ड इरविन 1900। सार्जेंट आयोग लॉर्ड बेबल 1944। समाचार एजेंसी में क्या था? एपीआई एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया स्थापना वर्ष 80। फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1905। यूपीआई यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1927। ब्रिटिश शिक्षा नीति उद्देश्य विकास और परिणाम: उद्देश्य क्या था? तो साक्षरता का प्रसार करना, निरक्षरता के प्रसार को रोकना। ब्रिटिश नीति दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार उच्च वर्गों को दिया गया और इसके माध्यम से निम्न वर्ग, परंतु निम्न वर्ग को मिला नहीं। आंग्ल प्राच्य विवाद: एंग्लिस्ट ओरिएंटल और एंग्लिस्ट ओरिएंटल विभिन्न आयोग: वुड घोषणा 1854। हंटर आयोग 1800। थॉमस रैले आयोग 1900। कोलकाता विश्वविद्यालय 1904। सैडलर 1917। हार्टन आयोग 1929। सार्जेंट 1944। और इसके परिणाम जो होंगे दोनों सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पद में लिखे जाएंगे। उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की एक भारतीय मध्य वर्ग तैयार करना जो कम वेतन पर कार्य कर सकते, वस्तुतः एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो रक्त और रंग में तो भारतीय किंतु आचार विचार में और रुचि में अंग्रेज हो। यह वर्ग भारत में ब्रिटिश का समाज आधार तैयार करके
और शासन की मजबूती प्रदान करे। शिक्षित भारतीय अर्थात भारतीय मध्यम वर्ग तैयार करना जो ब्रिटिश वस्तुओं का खरीदार बन सके। आधुनिक शिक्षा माध्यम से अंग्रेज भारतीयों को सभ्य बनाने वाले सिद्धांत को प्रमाणित कर सकते थे और इस माध्यम से भारतीयों को हितैषी बनकर लंबे समय तक शासन कर सकते थे। इस तरह ब्रिटिश शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना था। शिक्षा का विकास। आरंभ में कंपनी के अधिकारियों ने अपनी आवश्यकता अनुसार परंपरागत शिक्षा पद्धति को लागू किया। इसी क्रम में वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। वस्तुतः इसका निर्माण इसलिए किया गया कि कंपनी को शिक्षित भारतीय नियमित तौर पर मिल सके जो भारतीय भाषा के जानकार थे और कंपनी के न्यायिक प्रशासन में मदद कर सके। दरअसल न्यायिक विभाग से संस्कृत एवं पारसी विद्वानों की आवश्यकता थी। ईसाई मशीनरी में आधुनिक शिक्षा पर बल दिया गया। इसी क्रम में बंगाल के श्रीरामपुर में विलियम केरी, मार्समैन और वार्ड नामक व्यक्तियों ने आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। इन्हें श्री राम त्रयी के नाम से जाना जाता है। कंपनी को भी अपने शासन के लिए आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों की आवश्यकता थी। अतः सर्वप्रथम 1813 ईस्वी के अधिनियम के तहत शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया, किंतु यह तय नहीं हो पाया कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर खर्च किया जाए। इसी क्रम में गवर्नर जनरल बेंटिक के काल में आंग्ल प्राच्य विवाद सामने आया। आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था? तो बेंटिक के समय लोक शिक्षा महासमिति का गठन हुआ जिसमें 10 सदस्य शामिल थे जो भारत में शिक्षा संबंधी नीति निर्माण में सुझाव देने के लिए अधिक। ये सदस्य 2 गुटों में विभाजित थे, एक आंग्लवादी दूसरा प्राच्यवादी। आंग्लवादियों के नेतृत्व ट्रेवेलियन और मैकाले कर रहे थे जबकि प्राच्यवादियों का नेतृत्व प्रिंसेस बंधु जेम्स प्रिंसेस एवं हेनरी थोम्बे प्रिंसेस कर रहे थे। दोनों समूहों के बीच विवाद का मुख्य बिंदु था शिक्षा का विषय क्या हो और शिक्षा के माध्यम क्या हो। विषय को लेकर इस पर सहमति बनी कि आधुनिक हो जहां वैज्ञानिक और लौकिक विषयों को शिक्षा दी जाए, किंतु शिक्षा के माध्यम अर्थात भाषा को लेकर मतभेद बना रहा। प्राच्यवादियों का तर्क था कि शिक्षा स्थानीय भारतीय भाषा में की जाए और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को ऐसी भाषा में पढ़ाया जाए कि जिसे भारतीय परिचित हो। इसी तर्क के पीछे भी औपनिवेशिक हित छुपे हुए थे। वस्तुतः वे भारतीयों को परंपरागत संस्कृत फारसी जैसी स्थानीय भाषाओं को शिक्षा देकर भाषा और जाति के आधार पर उन्हें बांटकर अपने हितों की पूर्ति पर बल दे रहे थे। आंग्लवादियों का तर्क था कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए और तभी ब्रिटिश आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति। इसी क्रम में भारतीय भाषा और संस्कृत को निम्न स्तर पर बताते हुए मैकाले ने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी का एक भाग संपूर्ण भारत और अरब के हित अधिक मूल्यवान है। अतः इस विवाद में आंग्लवादियों की जीत हुई और शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा का अपनाया गया। इसी क्रम में अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी सामने आया। अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत आंग्लवादियों का कहना था कि ऊपर के स्तर पर उच्च भारतीय वर्ग की अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए और फिर ये शिक्षित भारतीय अन्य भारतीयों को शिक्षा प्रदान करेंगे, अर्थात शिक्षा छन छन कर नीचे के समूह में आएगी और अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत कहा गया। वस्तुतः सरकार की यह योजना भारत के उच्च वर्गों के भाग को शिक्षित कर ऐसे वर्ग का निर्माण करने की थी जो रक्त एवं रंग के भारतीय हो किंतु आचार विचार एवं रुचि में अंग्रेज हो। यह वर्ग सरकार एवं जनसाधारण के बीच द्विभाषी की भूमिका निभा रहे थे और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहित कर रहे थे, किंतु यह शिक्षा नीति सफल नहीं हुई क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सरकारी पद प्राप्त करके अपने कार्यों में लग गए और अन्य भारतीयों को शिक्षित करने का कोई विशेष प्रयास नहीं कर सके। इतना ही नहीं, इस शिक्षा नीति से देशी विद्यालयों की अवहेलना हुई और सार्वजनिक शिक्षा की अवधारणा पर चोट पहुंची। वस्तुतः इस सिद्धांत में शिक्षा का दायित्व सरकार ने स्वयं हटाकर अन्य भारतीयों को और जो औपनिवेशिक शासन में स्वयं शासित हो रहा था। परिणाम इसका क्या हुआ? सकारात्मक परिणाम में यह हुआ
कि ब्रिटिश शिक्षा नीति ने एक आधुनिक शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग उदय को संभव बनाया, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की समीक्षा प्रस्तुत करके उसके औपनिवेशिक चेहरे को उजागर कर दिया और भारतीय राष्ट्रवाद को का नेतृत्व प्रदान किया। ब्रिटिश शिक्षा नीति ने आधुनिक शिक्षा नीति और विचारों और विषय को लोकप्रिय बनाया। जनतंत्र, स्वतंत्रता, मानवाधिकार जैसे प्रगतिशील परिचित हो गए। इसकी प्राप्ति के लिए एकजुट साथ ही शिक्षित भारतीयों ने समाज में मौजूद छुआछूत, अंधविश्वास और धार्मिक कर्मकांड जैसी कुरीतियों को दूर करने का इसी क्रम में 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसने भारतीयों के अंदर आत्मविश्वास पैदा किया। शिक्षित भारतीयों के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कर भारतीय बुद्धिजीवियों को ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप में से परिचित कराया। इसी तरह आधुनिक शिक्षा के माध्यम से विकसित हुए भारतीय मध्यम वर्ग ने औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध लोगों को एकजुट किया और राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व प्रदान कर औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति पाई। इन्हीं संदर्भों में यह कहा गया कि पश्चिमी हथौड़े से भारतीयों ने पश्चिमी की बेड़ों को तोड़ डाला। यहाँ पश्चिमी हथौड़े से तात्पर्य अंग्रेजों द्वारा भारत में राजनीतिक प्रशासनिक एकीकरण करने, रेलवे के विकास करने से भारतीयों को आपसी संपर्क को बढ़ावा मिला। फलतः राष्ट्रीय चेतना का विकास का आधार तैयार हुआ। तो साथ ही ब्रिटिश शिक्षा नीति से एक भारतीय मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जिसने पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से भारतीय बुद्धिजीवी को एकजुट किया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के फलस्वरूप को उजागर कर औपनिवेशिक मुक्ति को आधार तैयार किया। नकारात्मक पक्ष क्या था कि ब्रिटिश शिक्षा नीति से आम जनता की अपेक्षा हुई, फलतः बड़ी संख्या में लोग निरक्षर रह गए। 1931 ईस्वी तक 92% जनसंख्या निरक्षर थी। इसका बड़ा कारण यह था कि शिक्षा के माध्यम के रूप में एक विदेशी भाषा को अपनाया गया। यह शिक्षा प्रणाली महंगी थी। शिक्षा पर शहरी और संपन्न वर्ग का अधिकार था। इससे आर्थिक सामाजिक विषमता बढ़ी, शिक्षित और जन सामान्य के बीच दूरियां बढ़ी। वस्तुतः एक ऐसा शिक्षित वर्ग सामने आया जिसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो पश्चिमी मूल्यों का अंधानुकरण पर बल दे रहे थे। विभिन्न आयोगों में महिला शिक्षा की बात की गई, किंतु व्यवहार स्तर में महिला शिक्षा का अवहेलना हुई। वस्तुतः महिला शिक्षा को बजटीय सहयोग नहीं मिला। वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा की अवहेलना की गई। वस्तुतः जानबूझकर ब्रिटिश सरकार ने वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि इससे भारत के आर्थिक औद्योगिक विकास के मार्ग पर फलतः इंग्लैंड के पूंजीपतियों की हानि होती। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा का मूल उद्देश्य डिग्री प्राप्त करना हो गया। इससे भारत को शिक्षित बेरोजगार की संख्या में वृद्धि हुई। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। निष्कर्ष क्या था कि ब्रिटिश शिक्षा नीति औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी। इसका मुख्य उद्देश्य एक शिक्षित एक भारतीय वर्ग का निर्माण करना था, जो ब्रिटिश आवश्यकताओं की पूर्ति से कर सके। इतना जरूर है कि इस शिक्षा नीति से जो आधुनिक भारतीय मध्यम वर्ग सामने आया, वह पश्चिमी मूल्यों से परिचित हुआ। इसी क्रम में ब्रिटिश औपनिवेशिक से आर्थिक नीतियों को उद्घाटित कर भारतीयों को एकजुट कर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। ब्रिटिश शिक्षा नीति ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। हिंदू में क्या किया? हिंदू धर्म में भाषा और धर्म का अनिवार्य संबंध नहीं था, अतः किसी भी भाषा को अपनाने की स्वतंत्रता थी। इसलिए मुगल काल में फारसी को भी अपनाकर विभिन्न पदों पर नियुक्ति होते रहे और ब्रिटिश शासन में अंग्रेजी भाषा को अपनाकर सरकारी पदों पर नियुक्ति होते रहे और आगे निकल गए। मुस्लिम क्या था कि इस्लाम धर्म में धर्म एवं भाषा का गहरा संबंध है। कुरान की भाषा क्या थी? अरबी थी। अतः इस्लाम में धर्म का भाषा अरबी बन गया। मुगल काल में अरबी या फारसी भाषा का माध्यम बना। इसे प्राप्त कर मुस्लिम सरकारी पदों पर नियुक्त, किंतु अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजी सरकार पद के लिए अनिवार्य और मुस्लिम इस भाषा को अपनाने के लिए आगे नहीं बढ़े, क्योंकि अंग्रेजी पश्चिमी लोगों की भाषा थी और ईसाई के साथ जुड़ी और यूरोप में ईसाई और इस्लाम के बीच
ईसाई और इस्लाम के बीच धर्म युद्ध हुआ था और अंग्रेजी को अपनाना इस्लाम के विरुद्ध माना गया। अब 29 मिनट का वीडियो हो गया। नेक्स्ट है प्रेस का विकास।